हेलो एवरीवन। मेरा नाम डॉक्टर हिना अली है। मैं इंदिरा आईवीएफ के लखनऊ सेंटर में कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और आईवीएफ स्पेशलिस्ट हूँ। आज इस फेसबुक सेशन में मैं आपके साथ आईवीएफ की एडवांस टेक्निक्स डिस्कस करूँगी। 1978 में आईवीएफ की शुरुआत हुई थी। इन 40-45 सालों में इसकी टेक्नोलॉजी में बहुत फ़र्क आ गया है। शुरुआत में आईवीएफ की सक्सेस रेट कम हुआ करती थी और कॉस्ट ज़्यादा थी। इस वजह से बहुत सारे कपल्स इस ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर पाते थे। पर अब इन न्यू एडवांस टेक्निक्स की वजह से इसकी सक्सेस काफ़ी अच्छी हो गई है और कॉस्ट भी कम हो गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इक्सी यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन के बारे में। इक्सी में एम्ब्रियोलॉजिस्ट एक एक अंडे के अंदर एक एक शुक्राणु इंजेक्ट कर कर भ्रूण तैयार करते हैं। इक्सी मेल इनफर्टिलिटी में यूज़फुल होती है। ऐसे पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणु नील होते हैं उनकी शुक्राणु अंडकोश में सुई डालकर निकाले जाते हैं, जिसको टीसा कहा जाता है। टीसा से मिलने वाले शुक्राणुओं से भ्रूण केवल इक्सी करके ही बनाया जा सकता है। तो ऐसे पुरुष जिनके वीर्य में शुक्राणु नील हैं या बहुत ज़्यादा डिफेक्टिव हैं या फिर उनके शुक्राणु इनएक्टिव हैं, ऐसे कपल्स में इक्सी से काफ़ी फ़ायदा होता है और भ्रूण बन सकते हैं। सेकेंड टेक्निक है ब्लास्टोसिस्ट कल्चर। ब्लास्टोसिस्ट भ्रूण के 5वें और 6ठे दिन की स्टेज को कहा जाता है। पहले आईवीएफ में दूसरे और तीसरे दिन के भ्रूण रखे जाते थे और ब्लास्टोसिस्ट कल्चर का मतलब है भ्रूण को 5वें से 6ठे दिन की स्टेज तक ग्रो करना और फिर ट्रांसफ़र करना। ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र की सक्सेस रेट दूसरे और तीसरे दिन के भ्रूण के ट्रांसफ़र से अच्छी होती है। ऐसा माना गया है कि ब्लास्टोसिस्ट वाले भ्रूण ज़्यादा पोटेंट होते हैं क्योंकि 5वें दिन तक मदर और फादर दोनों के जीन्स एक्टिवेट हो चुके होते हैं और ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के भ्रूण में जेनेटिक अबनॉर्मैलिटी यानी एनिप्लॉइडी होने का रिस्क भी काफ़ी कम होता है। इसीलिए ब्लास्टोसिस्ट ट्रांसफ़र से आईवीएफ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और ऐसी प्रेगनेंसीज़ के पूरे 9 महीने तक चलने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं, यानी अबॉर्शन रिस्क भी कम होते हैं। अगली टेक्निक है लेज़र असिस्टेड हैचिंग। लेज़र असिस्टेड हैचिंग भ्रूण के खोल पर काम करती है। हर भ्रूण के चारों तरफ एक खोल होता है और जब उस भ्रूण को बच्चेदानी में रखा जाता है तो भ्रूण पहले अपना खोल तोड़ता है और फिर बच्चेदानी की परत एंडोमेट्रियम से चिपक जाता है। जब भ्रूण बच्चेदानी की परत से चिपकता है तो उसे सक्सेसफुल प्रेगनेंसी कहा जाता है और फिर वो बच्चेदानी में ग्रो करने लगता है। ऐसा देखा गया था कि बहुत सारे भ्रूण के खोल सख्त होते हैं या मोटे होते हैं। जब इस तरह के भ्रूण को बच्चेदानी के अंदर रखा जाता है तो वो अपने खोल को तोड़ नहीं पाते और प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। इसी उस पर काम करती है टेक्निक लेज़र असिस्टेड हैचिंग। इसमें भ्रूण के खोल को लेज़र से पतला कर दिया जाता है और फिर ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं कि भ्रूण अपने खोल को आसानी से तोड़ देगा और बच्चेदानी से चिपक जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पीजीटी, प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक टेस्टिंग। इस टेक्निक के अंदर एम्ब्रियोलॉजिस्ट भ्रूण के कुछ सेल्स बाहर निकालते हैं और फिर उन्हें जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। आजकल पीजीटी में जो एनजीएस टेक्निक है उसमें ऑलमोस्ट भ्रूण के सभी जीन्स को एनालाइज किया जा सकता है। तो ऐसे कपल जिनके बार बार अबॉर्शंस हो रहे हैं या फिर बार बार आईवीएफ फेल हो जाता है या फिर जिनमें फैमिली में जेनेटिक बीमारी चली आ रही है, उन केसेस में पीजीटी टेस्टिंग करने से हम लोगों को भ्रूण के नॉर्मल और अब नॉर्मल होने का पता लग सकता है। नॉर्मल भ्रूण को ट्रांसफ़र करने से चांसेस प्रेगनेंसी के ज़्यादा हो जाते हैं और अबॉर्शन के रिस्क घट जाते हैं। तो रिकरेंट आईवीएफ फेलियर और रिकरेंट प्रेगनेंसी फेलियर वाले पेशेंट्स के लिए टेक्निक काफ़ी अच्छी होती है। ये सारे एडवांस टेक्निक्स इंदिरा के सेंटर्स पे अवेलेबल हैं और जो भी कपल इन टेक्निक्स के बारे में
जानना चाहते हैं वो निसंकोच हमारी हेल्पलाइन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।